इस वीडियो में हम क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 10 जिसका नाम है वृत्त के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और ये जो हमारा वीडियो होगा ये इस चैप्टर का परिचय यानी इंट्रोडक्शन का वीडियो होगा। यानी कि इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी मुख्य बिंदु हैं, उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे, ताकि जब हम प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करें तो हमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए प्रश्नों को समझने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, जैसा कि हमारा चैप्टर का ही नाम है वृत्त, तो सबसे पहले हम वृत्त और उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्त के बारे में, और वृत्त को हम इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो वृत्त होता है वो हम कहते किसे हैं, यानी कि वृत्त की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो देखिए कि एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो वृत्त कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक तल है जिस पर ये बना हुआ है, ये हमारा क्या है, एक तल है। अब ये जो तल है इस पर ये हमारा क्या है, एक स्थिर बिंदु है। अब इस स्थिर बिंदु से जब ये सारे हमारा दिख रहा है आपको, ये क्या है, बिंदुओं का समूह है। क्योंकि जब हम बिंदुओं को एक साथ ऐसे हम बनाते चले जाएंगे तो हमारा इस तरह का एक संरचना बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक स्थिर बिंदु है, और इस स्थिर बिंदु से कई सारे ये जो स्थिर बिंदुओं के समूह हैं, इन्हीं स्थिर बिंदुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वृत्त के बारे में समझ में आ गया है। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन यानी इसके परिभाषा को एक बार हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम कि एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है वृत्त की परिभाषा। अब यहाँ पर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो कि हमारा क्या है, केंद्र। और केंद्र को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सेंटर। तो देखिए, अगर हम केंद्र की परिभाषा जानना चाहें तो हम केंद्र कहते किसे हैं कि वृत्त के अंदर स्थित स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। जैसे कि ये हमारा एक वृत्त है। अब इस वृत्त के अंदर जो ये बिंदु स्थित है, इस स्थित बिंदु को ही हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे कि वृत्त के अंदर स्थित स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया केंद्र की परिभाषा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि हमारा क्या है, त्रिज्या। और त्रिज्या को हम इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। तो देखिए, अगर हम रेडियस यानी त्रिज्या की परिभाषा जानना चाहें तो हम त्रिज्या कहते किसे हैं कि स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो इसको आप समझिए कि जैसे हमारा ये वृत्त का केंद्र है और ये हमारा कोई अन्य बिंदु मान लीजिए P है, और ये जो हमारा केंद्र है इसको नाम देते हैं O बिंदु। तो ये हम O और P को ये आपस में ऐसे मिला दें तो O और P के बीच में जो स्थिर ये दूरी है, इसी स्थिर दूरी को ही हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। या फिर इसका एक और परिभाषा ये है कि केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया त्रिज्या की परिभाषा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि हमारा क्या है, अभ्यंतर, वृत्त तथा बहिर्भाग। तो देखिए, अभ्यंतर, वृत्त और बहिर्भाग ये क्या होते हैं कि जैसे हमारा जो एक वृत्त होता है वो उस तल को जिस पर वो स्थित है उसको 3 भागों में विभाजित करता है, और 3 भाग ये हैं, एक अभ्यंतर, एक वृत्त और एक बहिर्भाग। तो यहाँ पर देखिए, तीनों की यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले हम अभ्यंतर की बात करते हैं। तो अभ्यंतर हमारा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक वृत्त है। अब इस वृत्त के जो अंदर का भाग है उसे ही हम अभ्यंतर कहते हैं। यानी कि जैसे ये हमारा पूरा क्या है, इस वृत्त के अंदर का हिस्सा है, इसी को हम यहाँ पर अभ्यंतर कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि वृत्त के अंदर का भाग जिसे अभ्यंतर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात किया अभ्यंतर की। अब यहाँ हम बात करते हैं वृत्त की। तो वृत्त हमारा क्या होता है कि जैसा कि आपको पता है कि जो ये हमारा है, ये हमारा क्या है, वृत्त है।
इसी को हम वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, ये हमारा वृत्त है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बहिर्भाग रह गया। तो बहिर्भाग हमारा क्या होता है कि जो ये वृत्त है, इस वृत्त के बाहर का जो भाग है उसे ही हम वृत्त का बहिर्भाग कहते हैं। यानी कि ये हमारा अंदर का भाग हो गया इस वृत्त के, इसे हम अभ्यंतर कहेंगे, और ये हमारा क्या हो गया, वृत्त। और इस वृत्त के जो ये बाहर के हिस्से हैं ये सारे, इन्हें हम क्या कहते हैं, बहिर्भाग कहते हैं वृत्त का। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया बहिर्भाग, और इसका हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि वृत्त के बाहर का भाग जिसे बहिर्भाग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बात किया अगले पॉइंट की कि अभ्यंतर, वृत्त और बहिर्भाग क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि हमारा क्या है, जीवा, या फिर इसको हम इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारा जीवा क्या होता है कि जैसे अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो यदि एक वृत्त पर दो बिंदु P तथा Q ले तो रेखाखंड PQ वृत्त की एक जीवा कहलाएगा। जैसे हम इसी वृत्त पर बात कर लेते हैं कि हमारा एक ये बिंदु मान लीजिए ये हमारा है P, और इस वृत्त पर एक ये बिंदु मान लीजिए Q। ठीक है, ये दो बिंदु है हमारे इस वृत्त पर। अब इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला दे तो ये हमारा एक रेखाखंड बन जाएगा। अब इसी रेखाखंड को ही हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि एक वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाने पर जो हमारा रेखाखंड बनता है उसी रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एक वृत्त पर दो बिंदु P तथा Q लें तो रेखाखंड PQ वृत्त की एक जीवा कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जीवा की परिभाषा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर रब कर देते हैं। अगर आपको ये अपने नोटबुक में नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, व्यास। यानी कि व्यास हम किसे कहते हैं, व्यास को हम इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। तो देखिए, अगर हम व्यास की परिभाषा जानना चाहें तो व्यास की परिभाषा क्या हो जाएगी हमारी कि उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास दो बिंदु है A और ये हमारा एक बिंदु है B। ठीक है, ये दो बिंदु हमारे पास इस वृत्त पर हैं A और B। अब ये जो हमारा दोनों बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिलाएं तो जो हमारा रेखाखंड बनेगा, अगर ये रेखाखंड केंद्र से होकर जा रहा है तो इसी रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। एक बार और देखिए कि जो हमारा व्यास होता है वो हमारा क्या होता है कि वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड बनता है, अगर वो रेखाखंड केंद्र से होकर गुजर रहा है तो उस रेखाखंड को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा क्या लिख लेंगे कि उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया व्यास की परिभाषा। अब यहाँ पर व्यास की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जो हमारा व्यास होता है वो एक वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। ये भी हमारी एक प्रकार की जीवा ही है, जिसके बारे में हमने पीछे समझा था कि जीवा क्या होता है। तो उसी तरह से हमारा व्यास भी एक जीवा होता है, लेकिन यह वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी विशेषताओं में लिख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी विशेषता लिख लेंगे। ये हमने यहाँ पर लिखा विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है कि व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और विशेषता क्या है व्यास की कि सभी व्यास की जो लंबाई होती है वो हमेशा ही समान होती है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम एक और व्यास बनाना चाहें, ये हमारा एक बिंदु हो गया वृत्त पर और एक ये अन्य बिंदु हो गया, दोनों को यहाँ पर हम मिलाएंगे और ये यहाँ हम देख सकते हैं केंद्र से होकर जा रही है, तो ये भी हमारी एक व्यास हो गई। अब जितने भी व्यास होंगे एक वृत्त में वो सभी बराबर लंबाई की होती हैं, यानी कि उनकी लंबाई समान होती है। और ये जो हमारा व्यास होता है इसकी एक और विशेषता क्या है कि ये हमेशा त्रिज्या की दोगुनी होती है। हमारी त्रिज्या क्या होती है कि केंद्र से वृत्त के किसी एक बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है यही हमारा त्रिज्या होता है, और त्रिज्या का दोगुना हमेशा हमारा व्यास होता है। तो यहाँ पर हम इसकी विशेषता में ये भी लिख लेंगे। ठीक
ठीक है, तो ये हमारा हो गया व्यास की परिभाषा और उसकी विशेषताएं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि हमारा क्या है, चाप। तो देखिए चाप को हम इंग्लिश में आर्क कहते हैं। अब चाप की क्या परिभाषा होती है कि दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को हम चाप कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम समझते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त पे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है। इसको हम नाम दे देते हैं P बिंदु और इसको नाम दे देते हैं Q बिंदु। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच वृत्त का एक भाग आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं ये वाला हो गया हमारा एक भाग, ठीक है। अब इस P और Q के बीच ये जो हमारा भाग है वृत्त का, इसी को ही हम क्या कहते हैं, वृत्त का चाप कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वृत्त जो है हमारा वो दो चापों में विभाजित हो गया है। एक तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये छोटा वाला और एक ये हमारा यहाँ से यहाँ तक बड़ा वाला, ठीक है। ये हमारा है बड़ा वाला चाप और ये हमारा है यहाँ पर छोटा वाला चाप। तो इस तरह से हम यहाँ पर अब क्या कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों चापों को अलग अलग या बनाएं तो ये हमारा बड़ा वाला कुछ इस तरह का चाप बन जाएगा और ये छोटा वाला हमारा कुछ इस तरह का चाप बन जाएगा, ठीक है। और इनके बीच में ये हमारे दो बिंदु है P और Q। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो यहाँ पर चाप हो गए, एक छोटा और एक बड़ा। तो हम यहाँ पर जो छोटा वाला चाप होता है उसे हम क्या कहते हैं, लघु चाप, ठीक है। और बड़े वाले चाप को हम क्या कहते हैं, दीर्घ चाप। तो इनको हम यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं चाप की विशेषता और उसकी परिभाषा। अब यहाँ पर हम इसकी परिभाषा क्या लिख लेंगे कि दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को चाप कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है चाप की परिभाषा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि हमारा क्या है, अर्धवृत्त। तो ये हमने यहाँ पर लिखा अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। तो इसको भी यहाँ पर हम लिख लेंगे सेमी सर्कल। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं हम अर्धवृत्त के बारे में। तो अर्धवृत्त की हमारी क्या परिभाषा होती है कि जब P और Q एक व्यास के सिरे हो तो दोनों चाप बराबर होते हैं और प्रत्येक चाप को हम अर्धवृत्त कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ये हमारे पास कोई एक वृत्त है। अब इस वृत्त के यहाँ पर देखिए हमारा ये केंद्र हो गया, यानी कि इसको हम नाम दे देते हैं O बिंदु, और ये हमारा इस वृत्त पर एक बिंदु है जिसको हम नाम दे देते हैं P, और एक ये अन्य बिंदु है जिसको हम नाम देते हैं Q। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हम अगर इन बिंदुओं को आपस में मिला दे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, एक व्यास बन जाएगा। अब इस व्यास के बनाने पर आप देखेंगे कि एक ऊपर इस तरह से हमारा चाप बन गया और एक नीचे इस तरह से हमारा चाप बन गया, ठीक है। तो इस व्यास के दोनों साइड जो हमारे ऊपर और नीचे ये चाप बन रहे हैं, इन्हीं चापों को हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखिए अगर हम इसको अलग यहाँ पर करना चाहें तो ये हमारा ऊपर वाला चाप कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये हमारा इस तरह से, और नीचे वाला चाप भी हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इन दोनों चापों को क्या कहते हैं, वृत्त का अर्धवृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर हम इनको लिख लेंगे, ये हमारा हो गया अर्धवृत्त। इसी तरह से नीचे वाला भी हमारा क्या हो गया, अर्धवृत्त, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी अर्धवृत्त की परिभाषा होती है, जिसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जब P और Q एक व्यास के सिरे हो तो दोनों चाप बराबर हो जाते हैं और प्रत्येक चाप को अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है अर्धवृत्त की परिभाषा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हमारा परिधि, यानी कि हम वृत्त की परिधि किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि सरकमफ्रेंस। तो देखिए वृत्त की परिधि की क्या परिभाषा होती है कि पूरे वृत्त की, यानी कि संपूर्ण वृत्त की जो लंबाई होती है उसी को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसी का एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा वृत्त होता है। अब इस वृत्त की जो पूरी ये जो लंबाई है हमारी, इस पूरी लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं कि ये हमारा क्या है, वृत्त की परिधि है। अब यहाँ पर देखिए हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है परिधि की परिभाषा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ मिटा लेते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है, वृत्तखंड। तो यहाँ पर अब हम समझते हैं कि हमारा वृत्तखंड क्या होता है। तो देखिए, अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्त क्षेत्र का खंड या फिर वृत्तखंड कहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त में मान लीजिए ये हमारा कोई इस वृत्त पर दो बिंदु हैं, एक ये हमारा P और एक ये अन्य Q। अब इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे तो ये हमारा एक रेखा हो जाएगा और इस रेखा को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, जैसा कि आपने पीछे इसके बारे में पढ़ा। तो ये हमारा जीवा और ये चाप, आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये चाप है जिसके बारे में आपने पीछे पढ़ा। तो ये चाप और ये जीवा दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये हमारा, इसी को ही हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। तो हमारे आप देख सकते हैं इस वृत्त में दो वृत्तखंड बन रहे हैं, एक तो हमारा ये जीवा और इस चाप के बीच में ये वाला वृत्तखंड, और ये एक हमारा जीवा और इस वाले बड़े वाले चाप के बीच में ये बड़ा वाला वृत्तखंड, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दो तरह के वृत्तखंड है, एक तो हमारा छोटा वृत्तखंड है और एक ये बड़ा वृत्तखंड है। तो छोटे वाले वृत्तखंड को हम क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, ये हमारा क्या है, लघु वृत्तखंड। और इसी तरह से जो हमारा बड़ा वाला ये वृत्तखंड है इसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में यहाँ पर समझा। अब यहाँ पर हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र का खंड या वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है वृत्तखंड की परिभाषा और इसको यहाँ पर हमने समझा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि हमारा क्या है, त्रिज्यखंड। तो देखिए त्रिज्यखंड ये हमारा लिखा हमने और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो इसको अब हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हमारा परिभाषा क्या होता है इसका, कि केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को ही त्रिज्यखंड कहते हैं। यहाँ पर इसको अब हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त का हमारा ये क्या हो जाएगा, केंद्र, और इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं O बिंदु। अब देखिए इस वृत्त पर कोई दो बिंदु है हमारे, एक P और एक ये अन्य बिंदु है Q। तो यहाँ पर जो हमारा ये P और Q के बीच में ये जो हमारा चाप है, इस चाप के सिरों कौन कौन से सिरे हैं, एक तो ये P और एक ये Q, इसको और ये केंद्र को मिलाने वाला जो ये त्रिज्या है, इन दोनों त्रिज्या खंडों और जो ये चाप है, इस चाप के बीच का जो हमारा ये बीच का हिस्सा है, इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। यानी कि केंद्र को, ये हमारा हो जाएगा केंद्र, चाप के एक सिरे, ये हमारा चाप हो गया, इस चाप का एक सिरा ये हो गया। तो केंद्र से चाप के एक सिरे को मिलाने वाली जो ये त्रिज्या है, इस त्रिज्या के और दूसरे चाप का जो सिरा है इसको और केंद्र को मिलाने वाला जो हमारा ये त्रिज्या है, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच और जो ये हमारा चाप है, इस चाप के बीच के हिस्से को ही हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप, ये हमारा जो त्रिज्यखंड है ये दो हिस्सों में बट गया है, एक हमारा ये वाला त्रिज्यखंड और एक ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी को त्रिज्यखंड कहते हैं और यहाँ पर हमारे त्रिज्यखंड भी दो तरह के होते हैं, ये छोटा वाला त्रिज्यखंड यानी कि लघु त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, ये हमारा क्या है, लघु त्रिज्यखंड, और ये जो हमारा बड़ा वाला है इसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसको भी यहाँ पर हमने लिख लिया है। तो आई होप आपको त्रिज्यखंड के बारे में समझ में आ गया और इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं इनके बारे में भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे कि केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया त्रिज्यखंड की परिभाषा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि हमारा क्या है, अर्धवृत्तीय क्षेत्र। तो देखिए अर्धवृत्तीय क्षेत्र किसे कहते हैं हम और इसकी परिभाषा क्या है, इसको अब हम यहाँ पर समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एक वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त पर मान लीजिए कोई दो बिंदु है, एक ये और एक ये, इसका नाम दे देते हैं P और इस बिंदु का नाम Q दे देते हैं।
अब जैसे देखिए हमारा अर्धवृत्तीय क्षेत्र की क्या परिभाषा होती है कि जब दोनों चाप बराबर होते हैं तो दोनों वृत्तखंड तथा दोनों त्रिज्यखंड एक समान हो जाते हैं और प्रत्येक को हम अर्धवृत्तीय क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास ये दो चाप हैं, ये P और Q, एक ये नीचे वाला चाप और एक ये हमारा ऊपर वाला चाप। अब इन दोनों चापों को अगर यहाँ पर बराबर हैं तो हमारा क्या होगा कि दोनों वृत्तखंड भी और दोनों त्रिज्यखंड भी बराबर हो जाते हैं। वृत्तखंड कैसे बनेंगे? P और Q को मिलाने पर ये हमारा ऊपर वाला एक वृत्तखंड बन गया और नीचे वाला ये वृत्तखंड बन गया। तो अगर दोनों चाप बराबर हैं किसी भी वृत्त में तो दोनों वृत्तखंड और दोनों त्रिज्यखंड बराबर हो जाते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अर्धवृत्तीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि ये हमारा पूरा एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र हो गया और ये पूरा एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो अब हम इसकी यहाँ पे परिभाषा लिख लेंगे कि जब दोनों चाप बराबर होते हैं तो दोनों वृत्तखंड और दोनों त्रिज्यखंड एक समान हो जाते हैं और प्रत्येक को हम अर्धवृत्तीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अर्धवृत्तीय क्षेत्र की परिभाषा। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया उसको यहाँ पर हम समझ लेते हैं, जो कि हमारा क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है इसको यहाँ पर हम समझते हैं कि जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि एक चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है यदि इसके चारों शीर्षों एक ही वृत्त पर स्थित हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर इसकी परिभाषा। अब हम इसको यहाँ पर समझते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त पर स्थित कोई हमारे पास ये एक चतुर्भुज है, देख सकते हैं आप, ये हमने एक यहाँ पे चतुर्भुज बनाया। ठीक है, अब इस चतुर्भुज के देख सकते हैं आप कि चारों जो इसके शीर्ष हैं, एक तो हमारा ये A शीर्ष हो गया, एक ये वाला B, एक ये हमारा C और एक ये D। ये चारों ही शीर्ष क्या है कि इस वृत्त पर ही स्थित हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इस चतुर्भुज को एक चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको चक्रीय चतुर्भुज अच्छे से समझ में आ गया है कि अगर एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष अगर एक वृत्त पर स्थित होते हैं तो हम उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं? एक चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अगर इसका कोई एक भी शीर्ष इस वृत्त पर स्थित नहीं होगा तो ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। अब इसकी एक विशेषता मैं आपको बता देता हूं कि इसके जो सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का जो योग होता है वो हमारा 180 डिग्री का होता है। जैसे कि ये अगर यहाँ पे हमारा 70 डिग्री का है तो ये हमारा कितने का हो जाएगा? 110 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह से ये भी हमारे क्या होते हैं? ये भी दोनों का योग 180 डिग्री का होता है। तो इस तरह से इसकी हम यहाँ पर विशेषता लिख लेते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज का टॉपिक था, मैं आपको समझा दिया अच्छे से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।